गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था आपका चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक जो था न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कैपेसिटर। ओके, तो लास्ट लेक्चर पे हमने कैपेसिटर संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर डिस्कशन किया था। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चैप्टर 3 हमारा आज से स्टार्ट होगा, जिसका पार्ट फर्स्ट है ये। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे हमारे पास, वो रहेगा इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, ठीक है, पाथ क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। नेक्स्ट हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है। यहाँ पर हम करंट को देखेंगे कि करंट किस तरीके से किसी सर्किट पे फ्लो होता है, और उससे रिलेटेड फिर हम न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास टॉपिक फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज जो हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो क्या है देखेंगे, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। अगर किसी भी सर्किट पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें क्या है देखेंगे, ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड रखना है अपने माइंड पे कि जो करंट होता है, करंट इक्वल होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज और टाइम के रेशियो से ही हम क्या निकाल सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्यू की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी होती है। तो जब क्यू की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दी होगी तो इसका मतलब वो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ एटम या क्वांटाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज को हम किससे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन और जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उस सर्किट पे। ठीक है, तो जब आपको क्यू डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होगा तो उस कंडीशन पे आप क्यू इक्वल्स टू एनी फॉर्मूले से पहले एन फाइंड करेंगे, उस क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मतलब आप एम्पियर से क्या करोगे, इसको मेजर करोगे, क्योंकि एम्पियर ने ही आपका करंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर एक नोट है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कभी कभी बन जाता है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं कि सर्किट में 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसका मतलब उसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड पे इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, तो उस पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है और गवर्नमेंट एग्जाम में आगे बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड द करंट। ठीक है, चार्ज और टाइम के रेशियो को ही आप करंट कहते हैं। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए करंट डेंसिटी क्या है ना, इसको हम बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, एक वायर लिया और उसका एक लूप बना दिया, मतलब ये एक पूरा वायर का एक लूप बना दिया। अब क्या होगा, अगर आप इस जैसे ये यहाँ पर लूप ये फिनिश है, तो यहाँ पर अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड करते हो, तो इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड करने पर आपको पता है कंडक्टिंग वायर है, तो पूरे वायर्स में, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टच करूँ तो पूरे वायर्स में आपको क्या मिलेगा, करंट आपको फील होगा। तो यही कहता है कि अगर हम पूरे एरिया में जितना भी करंट होगा, पर एरिया में जितना भी करंट होगा, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड सरफेस एरिया। ओके,
तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या है, अभी आपको मैंने बताया था, इज द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर, उस पॉइंट पे आपके करंट का रेशियो टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके साथ, क्रॉस सेक्शन के साथ ऑफ द कंडक्टर एट द पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट्स पे या किसी भी कंडक्टर के लिए जो उसकी करंट डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, रेशियो किसके, करंट एंड एरिया सेक्शन के। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकल, हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जे इक्वल टू क्या है, आई ओवर ए, यही बोला था, करंट और एरिया का रेशियो। ठीक है, यानी कि किसी चालक पर किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो क्वांटिटी है, याद रखेंगे, जो हमारे पास करंट डेंसिटी है ये क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कहने का मतलब है सदिश राशि। यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होगी कि किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके डायमेंशन एंड यूनिट फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन एंड यूनिट देखेंगे तो फर्स्टली हम डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन वी नो दैट इज इक्वल्स टू आई ओवर ए। ओके, आई की डायमेंशन क्या होती है, ए ही होती है आई की डायमेंशन। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी की डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, AL-2। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो हमें पता है जे इक्वल्स टू आई ओवर ए है। आई क्या होता है, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, एरिया पर, सॉरी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन होती है AL-2। ठीक है, वैसे इसको बुक्स में आपको AL-2 आपके पास दिखेगा, बट अगर हम इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम डायमेंशन को MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी कि हमारे हिसाब से पहले L आना चाहिए, उसके बाद A आना चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो आपके बुक में ये भी राइट है, बट ये आपका बेटर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी भी क्या होगी समझ में आई होगी। तो यानी कि यहाँ पर से हमें दो फॉर्मूले मिल गए, एक I इक्वल Q/T और एक J इक्वल I/A। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और किस तरीके से इन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल्स को करने की एक ट्रिक बताई है कि सबसे पहले आप गिवन वैल्यू लिखो, क्योंकि हमें यहाँ पर जब हम चैप्टर कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम में तो ऐसा होगा नहीं। एग्ज़ाम में तो आपके पास 27 क्वेश्चंस आने हैं, और कहाँ से आने हैं, कौन से चैप्टर से आने हैं, वो तो जब आप पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तभी आपको पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। और चार्ज ऑफ 90 कूलम, कितना चार्ज दे रखा है आपको, 90 कूलम चार्ज दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज गिवन वैल्यूज लिखते हैं। तो Q की वैल्यू आपको मिल गई 90 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फ्लोइंग थ्रू और सिल्वर वायर से वो फ्लो हो रहा है 90 कूलम, कितने टाइम्स में, 1 आवर एंड 15 मिनट्स में। कैलकुलेट द करंट इन द वायर, आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर टी भी गिवन करवा दिया। टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो सबसे पहले तो देखो टाइम को ही हम पहले कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक, पहले मैं टाइम को ही कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपने देखो इसकी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल में Q/T। तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट देखते हैं तो कूलम पर सेकंड देखते हैं, यानी कि हमें जो टाइम चाहिए वो किस पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, एंड देन प्लस कितने मिनट्स और हैं इसमें एक्स्ट्रा, 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा है। ठीक, तो टी की वैल्यू टोटल तो आ गई हमारे पास 75 मिनट, बट हमें पता है कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मिनट में नहीं, हमें सेकंड में निकालना होता है। तो हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल में कितना होता है आपके पास, 60 सेकेंड।
ओके तो देन 75 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 75 इंटू 60। तो टाइम टोटली आपके पास जो आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, 0 6 5 ज़ा 30, 30 की 0 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42 और ये हो गया 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम टोटली। तो अब बस आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल में Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 90 कूलाम, तो देन 90 अपॉन में आ जाएगा 4500। तो देखो सॉल्व करने का मेथड देखिएगा, 9 देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 450। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 एंड देन 0। तो 1 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 50। देन यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट अगर हम लगाएं तो यहाँ 0 आपका इंक्रीज होगा, फिर हमारे पास देखो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 फिर 0, तो 52 जा आपके पास 100। तो फाइनली इस सर्किट के लिए जो करंट की वैल्यू आएगी, या इस न्यूमेरिकल के लिए जो करंट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी आपके पास 0.02 एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा यूनिट कंपलसरी है किसी भी न्यूमेरिकल में जो भी आपको फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक, तो देखिए मैंने बहुत इजी वे में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल में। दूसरा न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। आपसे कहा गया है इफ 2 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम अ पॉइंट P टूवर्ड्स द पॉइंट Q इन अ कंडक्टर। अब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं P एंड Q, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनके नंबर्स आपको गिवन करा दिए। नंबर्स तो है इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू दी है, तो n की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर, आगे देखते हैं कंडक्टर इन 10 की पावर -3 सेकेंड। तो फिगर के में देखेंगे, देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q। अगर कोई मतलब यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट Q तक हमारे नंबर्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 2 इंटू 10 की पावर 6 इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए। क्लियर है, अब इसके लिए इतने पास कितने सेकेंड में हो रहे हैं, -3 सेकेंड में, 10 की पावर -3। तो यहाँ से हमें तो टाइम भी मिल गया। ठीक है, देखो गिवन वैल्यूज को लिखने से क्या होता है ना, हमारा क्वेश्चन आधे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, हमें आइडिया आ जाता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब क्या लगाएं, अब तो हमारे पास एन और टी के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, यही तो है। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले में जाते हैं कि करंट और टाइम, करंट फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है, तो बेसिकली मेरे पास इन दोनों के बीच में एक यही रिलेशन होता है। बट हमने ये भी पढ़ा है, मैंने अभी लास्ट आपको बताया था जब मैंने करंट इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, तो वहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि कभी कभी क्यू डायरेक्ट नहीं दिया होता है, आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वहाँ पर हम क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्यू इक्वल होता है किसके, एनी, जहाँ n आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, e जो होता है, e क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो Q है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, Ne से, अपॉन में T। जितने इजी वे में यहाँ पर न्यूमेरिकल समझाया जा रहा है बेटा, कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर किसी के पास सब्जेक्ट भी नहीं है ना, वो इजीली समझ सकता है इस न्यूमेरिकल को, तो इसलिए फोकस करो, बस एग्जाम में डिजिट चेंज होगी, पैटर्न यही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10 की पावर 6, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मैंने अभी बताया कि चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन टाइम, टाइम दिया है 10 की पावर -3, देन 10 की पावर -3। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3.2, फिलहाल इसको अभी ऐसे लिखते हैं, इंटू 10 की पावर हमारे पास -19 एंड 6 -13 इंटू 10 की पावर -3, डिनोमिनेटर में आपकी माइनस में है, देन अब न्यूमेटर में आपकी प्लस हो जाएगी, देन 10 की पावर 3। ओके, देन आई इक्वल में देखेंगे हम, यहाँ पर ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि -13 है,
माइनस का 13 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का कितना बचेगा 10। तो और ये आपको आई निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास आई की वैल्यू। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप तो ख़त्म हो गया। मतलब हमसे ये नहीं है कि सिर्फ हमें करंट पूछा है, करंट के साथ साथ हमें क्या कहा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हमने देखनी है। तो हमने फिगर में क्या देखा था, आपको क्या कहा गया था कि एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा, बताइए यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ भी दी होगी, हमेशा ध्यान रखना करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अगर आपको डायरेक्शन P2Q दी है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी करंट की डायरेक्शन, Q से P की ओर। क्या होगी करंट की डायरेक्शन, Q से P की ओर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को जब हम डिफाइन करेंगे तभी हमें पता चलेगा करंट क्या है। सिंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ को फ्लो हो रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P2Q। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है कहाँ से, P से Q की ओर, P2Q। देन जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम Q to P। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है आपके पास, ये हो जाएगा इसका सेकंड आंसर, जो कि 2 स्टेप में आंसर है। इसके कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो P से Q की ओर हो रहे हैं, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि Q की डायरेक्शन होगी Q to P, करंट की डायरेक्शन। तो वही है, सिंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम P to Q, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम Q to P। ओके, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल क्या कह रखा है, क्या कहा गया है। इसमें कहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट है, फ्लो इन अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर। किस में फ्लो हो रहा है, कॉपर वायर में फ्लो हो रहा है। एंड द रेडियस ऑफ 1 mm फ्रॉम द एंड P टू दी Q ऑफ द वायर। तो पहले हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। आपको 10 एम्पियर करंट दिया है और रेडियस गिवन है, ठीक है। तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, देन आई से, आई दिया है 10 एम्पियर, देन रेडियस, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं, रेडियस हमारे पास हो गई 1 mm। और आपको पता है कि रेडियस को हम हमेशा मतलब सॉरी जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, कोई भी रेडियस हो या डिस्टेंस हो, तो हमेशा हम उसको किस में मेज़र करते हैं, आपके पास मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं आपके पास, 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हमें मिल गई। आगे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ द वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी। तो आपको एक कॉपर वायर दी है, उसकी रेडियस गिवन है, आपको करंट डेंसिटी पूछा है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो करंट डेंसिटी होती है वो एक सर्कुलर वायर्स को आपका इससे फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया, क्योंकि हमने देखो करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा है वो है J=I/A। अब हमें क्वेश्चन में आई तो गिवन हो गया डायरेक्टली, बस ए गिवन नहीं है, तो ए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, किससे, एरिया ऑफ सर्कल। किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से। तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और आर की वैल्यू हो गई 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर। देन ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, मैंने पहले देखिए कन्वर्ट कर दिया है। हमेशा रेडियस या डिस्टेंस हमेशा किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। तो अभी बस यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जे की वैल्यू कितनी है, जे बराबर है I/A। आई की वैल्यू हो गई 10 और ए की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। देन J में हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ,
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ध्यान से देखिएगा, अपॉन में 3.14 आंसर। देखिए हमें जब हमारे पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है ना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि जब आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स आपकी क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप हमेशा उसको अप्रॉक्सली लेके चलना। अप्रॉक्सली लेके चलने में क्या होता है ना कि आंसर हमारा हमेशा राइट आता है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि आंसर रॉन्ग आएगा। पॉइंट के बाद की डिजिट आपकी अलग आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट आपको क्या है कि हमेशा आंसर जो आएगा आपका राइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं क्या ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू 10⁻6 और यहाँ पर मैंने इसको ले लिया अप्रॉक्सली 3, ठीक। 3.14 अप्रॉक्सली 3 होगा ना, ये डिजिट जो है ये 50 से लेस है, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो 3.3 के समथिंग आएगा, देन 10⁻6, ओके। तो यहाँ से जे की वैल्यू भी हमें मिल गई और इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर -2। तो फाइनली इस न्यूमेरिकल में हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, जे की वैल्यू पूछी थी, और जे की वैल्यू मैंने बहुत ईजी वे में आपको निकाल के दिखा दी। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम छोटी छोटी टर्म्स, अभी 2 से 3 टर्म्स और बची हुई हैं, उनको देखेंगे और इसी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ओके।